नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रुद्रपुर के पंडित राम सुमेर शुल्क राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो वहीं मुख्य अतिथियों ने पंडित राम सुमेर शुल्क के योगदान को याद करते हुए मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाएं और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की घोषणा की। समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो पुत्र आगे निकल जाए, सच में उन्हीं को पूत कहा जाता है। तो ऐसे पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के दोनों ही पुत्र बड़े भाई साहब दिनेश जी और राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, रुद्रपुर नगर निगम के महापौर श्री विकास शर्मा जी, नगर निगम काशीपुर के महापौर श्री दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सुखीजा जी, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर श्रीमती रीना गौतम जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डप्पू जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण श्री उत्तम दत्ता जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम जी, अध्यक्ष उत्तराखंड हज कमेटी श्री खतीब अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री नेत्रपाल मौर्य जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सचिन शुक्ला जी, श्री मंजीत कौर जी, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत दिनेशपुर, मिंटू गुंबर जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गदरपुर राजीव सैनी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर पट्टी श्री शंकर कोरंगा जी, हमारे जलागम परिषद के उपाध्यक्ष सतीश सुख जी, अध्यक्ष नगर पंचायत धूलरभोज, अमित नारंग जी, जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा जी, कावल सिंह जी और मंचासीन हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, वहाँ हमारे रामपाल सिंह जी, अनिल जी, सारे लोग वहाँ सामने, राम प्रकाश जी, अनेक साथी हमारे वहाँ भी बैठे, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्गवाद, माताएं बहनें, हमारी बहन भी बैठी हुई और महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथियों, विद्यालय के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी डॉक्टर, सभी हमारे मेडिकल के सभी स्टूडेंट, स्टाफ, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ के, मीडिया के हमारे सभी मित्र, जिनके कैमरों को देखकर कई बार हमारी जो इधर उधर हो जाते हैं, धारा बदलने वाले ये आपने नया शब्द निकाल दिया। जो कलम के हमारे सिपाही हैं और आज टेक्निक के जमाने में हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक
इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के लोग, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में भी मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहां पर बसाने का काम भी किया, और हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहां पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुंदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहां पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूं, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में, इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहां बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से एक है। किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहां पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में, लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे, उससे शुरू से ही बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला है, ये बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है।
उनके बारे में शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं उनको। शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। इसीलिए अभी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि कुटुंब सेनानी पेंशन को थोड़ा ठीक करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, देश की आजाद कराने वाले सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, उनको हर कीमत पर उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में है। और हमने इस बार जब देश की आपातकाल जब थोपा गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर पूरे उत्तराखंड के एक एक हमारे उन श्रद्धेय बुजुर्गों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सबको आमंत्रित किया। और सच में मैं उनको देखकर इतना भावुक हो रहा था कि, क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने 3 साल पहले भी किया था। एक बार 3 साल पहले भी लोकतंत्र सेनानियों को हमने आमंत्रित किया, और जब 3 साल बाद दोबारा ये कार्यक्रम किया तो उसमें से बहुत सारे लोग हमको छोड़कर जा चुके थे। क्योंकि जिन्होंने आपातकाल के दौरान आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनकी आयु 70-75 साल से कम किसी की भी नहीं थी। सारे लोग 75 साल से ऊपर के थे। कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 50। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में 4 धाम हेली सेवा होगी फुल प्रूफ। डीजीसीए के निर्देश पर यूकाडा की तैयारी शुरू। अगले साल यात्रा से पहले लागू होगी नई व्यवस्था। हर 7 दिन में होगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का ऑडिट। सभी हेलीपैड पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। रिकॉर्ड डेटा को 14 दिनों तक रखना होगा सुरक्षित। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। डीजीसीए के निर्देश के बाद यूसीए डीएनए फुल प्रूफ हेली सेवा सिस्टम की तैयारियां
शुरू कर दी है। नई व्यवस्था अगले साल यात्रा शुरू होने से पहले लागू कर दी जाएगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी में किसी भी तरह की कमी ना आए। वहीं प्रोटोकॉल को देखते हुए चारधाम मार्ग पर संचालित सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं को 7 दिन से टेक्निकल ऑपरेशन ऑडिट किया जाएगा। इसमें मेंटेनेंस, फ्लाइंग और को लेकर भी सभी तमाम तैयारियां जो है की जा चुकी हैं। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका। यूकेएसएससी में समूह ग के भर्ती विज्ञापन जारी किए गए। 57 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। अलग अलग विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर निर्धारित की गई। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकारी रोजगार की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूकेएसएससी ने समूह ग के पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 57 खाली पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भर्ती अलग अलग विभागों में की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। भर्ती के विज्ञापन जारी, जहां यूकेएसएससी ने जारी किए विज्ञापन, जिसे लेकर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड रोडवेज की बस बड़े में होगा विस्तार। 250 नई बसों की खरीद को मिलेगी मंजूरी। निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर, जहां 200 बसें मैदानी रूटों पर दौड़ेंगी, 50 बसें पर्वतीय क्षेत्रों में चलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसों को लेकर एक नया प्लान तैयार किया गया है। उत्तराखंड रोडवेज के बस अब बड़े पैमाने, जहां 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी मिलेगी। निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। तो वहीं आपको बता दें, खबर सामने आ रही है, जहां निगम की बसों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 250 नई बसों की खरीदी को मिलेगी मंजूरी। तो वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन 7 और 8 दिसंबर को बंद रहेगा। इस दौरान यहां से कोई ट्रेन नहीं जाएगी और ना ही कोई ट्रेन पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, लश्कर, नजीबाबाद और सहारनपुर में ट्रेनें चलेंगी। स्टेशन पर लोको शेड के इंटरलॉकिंग कार्य और लगभग 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत का काम किया जाएगा। लोको शेड में ट्रेनों के इंजन का रखरखाव, मरम्मत और सफाई भी की जाएगी। तो वहीं देहरादून में चक्राता में गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इससे 2 दिन पहले ही चमोली में एक शिक्षक को छात्रों ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था। लगातार महिला उत्पीड़न के मामले सामने आने पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने अपराधियों की निंदा करते हुए कहा कि अपराध और अपराधी का कोई समाज नहीं होता और दोषियों को सजा देने का काम सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन का है। कर्मचारी किसी भी राज्य की और देश की रीढ़ की तरह काम करते हैं और ये कर्मचारियों की बहुत समय से मांग थी और समय समय पर कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बढ़ोतरी को स्वीकार कर निश्चित तौर पर उनके सम्मान की दृष्टि से एक अच्छा निर्णय लिया है और जिसका सभी कर्मचारी वर्ग और सभी कर्मचारी संघ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सुखद पहलू है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री इसी तरह से समय समय पर पैरवी करते हुए नजर आए। तो वहीं नुनावाला गुरुद्वारा के पास तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक बस और गन्ने से भरे ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति वाहनों के बीच फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ जौलीग्रांट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और फंसे व्यक्ति को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर ट्रैफिक को नियंत्रण कर राहत कार्य पूरा किया।
तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन बालिका निकेतन बाल गृह एवं शिशु सदन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर का भ्रमण किया और निवासरत महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और अधिकारियों से उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी भी ली। तो वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में सभी निवासरत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले, नारी निकेतन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी को सुरक्षित वातावरण का भी निर्देश देने का आदेश दिया गया। देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन बालिका निकेतन बाल गृह एवं शिशु सदन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर का भ्रमण किया और निवासरत महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और अधिकारियों से उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में निवासरत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। जहां आपको बताते चले, नारी निकेतन का निरीक्षण कर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए और साथ ही डीएम ने भ्रमण भी किया है परिसर का। जहां देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन बालिका निकेतन बाल गृह एवं शिशु सदन का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते नजर आए डीएम। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर का भ्रमण किया और निवासरत महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और अधिकारियों से उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में निवासरत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।